नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में खबर में आज हम सबसे पहला विश्लेषण करना चाहते हैं पाकिस्तान के उस झूठ का जो हर बार एक नए आविष्कार के तौर पर आ रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक भारत की कॉपी करने की तमाम कोशिशें की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से पाकिस्तान के एयरफील्ड को तबाह किया, पाकिस्तान को एक न भूलने वाला जख्म दिया, इसके साथ साथ उन आतंकी जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनको नष्ट किया, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने झूठ बोलने की एक शुरुआत की थी। वो अपने लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता था कि भारत ने पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि भारत को पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। ये इसलिए जरूरी था कि उसकी लीडरशिप और उसकी पाकिस्तानी फौज जिस पर उसका विश्वास आम जनता का अब खत्म होता जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए संकट का था। इसीलिए उसने जो है एक झूठ को गिनते गिनते इतना झूठ क्रिएट किया कि अब वो सैटेलाइट्स के इमेजेस को भी झूठे तौर पर पूरी दुनिया को दिखा रहा था। अब उसका भी भांडाफोड़ हो गया। हो क्या रहा है कि आप झूठ को बहुत दिन तक चला नहीं सकते हैं। जैसे ही सच की आग जलती है, झूठ पिघल कर कहीं जमीन में दफन हो जाता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल था, अभी तक तो भारत ने जब प्रतिनिधिमंडल भेजा तो उन्होंने भी प्रतिनिधिमंडल भेज दिया दुनिया भर में उसको। अब पाकिस्तान के जो बिलावल भुट्टो है वो पाकिस्तान के तमाम प्रतिनिधिमंडल के साथ दुनिया भर में अपने खिलाफ बहुत ही असहज करने वाले सवालों को देख रहे हैं, उनका जवाब खोज रहे हैं। इसी बीच में अब एक और जो उन्होंने चीन के सैटेलाइट्स की मदद से ली गई फोटोओं के अंदर जो हेरफेर की थी वो भी पकड़ी गई। जो डेमियन सिमोन है पूरी दुनिया में जिनको एक्सपर्ट के तौर पर कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट इमेज भारत ने चूंकि अपने आक्रमण की तमाम सैटेलाइट इमेज जारी की थी और तमाम दुनिया के सामने रखा था, उसी तरह पाकिस्तान ने भी कुछ सैटेलाइट इमेज ली और उनको दे दिया पूरी दुनिया के लिए। जो लोग हैं वो अब ये नहीं समझते कि आप अपने लोगों को झूठ अगर बता रहे हैं तो वो झूठ एक जगह नहीं रहता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के साथ लोग ट्वीट भी करते हैं, लोग सोशल मीडिया पर यूट्यूब बनाते हैं, लोग वेबसाइट पर डालते हैं और टीवी चैनल्स उनको उठाकर चलाते हैं। यानी दुनिया भर में वो झूठ एकदम नुमाया होता है। अगर वो झूठ है तो उसके लिए तुरंत एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में चेक करते हैं। तो अब ये जो नई कहानी हुई वो पाकिस्तान के उन 3 दावों पर है जो उसने सुखोई और S-400 को तबाह करने के दावों के लिए जो सैटेलाइट इमेज जारी की थी। आज मतलब कल उनका डेमियन सिमोन ने, जिसको पूरी दुनिया में कहा जाता है कि वो जो है इसके तस्वीर विश्लेषक है अमेरिकी, और उन्होंने इसकी पोल खोल के लिख दी। उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तान के दावे जो हैं पूरी तरह झूठ है। आज इस विश्लेषण में हम सिर्फ छोटा छोटा तमाम झूठ के बारे में बताएंगे जो आखिर पाकिस्तान ने पहलगाम के उस आतंकी हमले के बाद ही बोलना शुरू कर दिया था और एक एक करके सबकी कलई खुलती चली गई। तो शुरुआत तो इसी डेमियन सिमोन की है कि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ पाकिस्तान के दावे पूरी तरह फर्जी हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जिनको तस्वीरें बता रहा है पाकिस्तान, वो बाद की नहीं है, उनको छेड़छाड़ करके उसने डिजिटली एडिट किया है। और एक एक तस्वीर को उन्होंने बाकायदा समझाया कि जैसे पाकिस्तान के एयरबेस पर भारत ने, जो अमेरिकी विशेषज्ञों ने पूरी डिटेल किया कि जिस तरह से भारत ने जिस तरह से सैटेलाइट इमेज जारी की थी, पाकिस्तान ने जो उसके बदले में सैटेलाइट इमेज जारी की हैं वो पूरी तरह फर्जी हैं। उनसे भारतीय किसी ठिकाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान के एयरबेस पर भारतीय हमलों से जरूर नुकसान पहुंचा था, और वो इसलिए चूंकि उन्होंने मौजूदा सैटेलाइट इमेज और उस वक्त जो दी गई इमेज है उनको कंपेयर किया, जिसमें कि पाकिस्तानी उन तमाम एयरबेस पर वहां तारपुलिन लगाया हुआ है, यानी एक निर्माण कार्य चल रहा है और सैटेलाइट को धोखा देने के लिए ऊपर से एक कवर बनाया हुआ है। भारत सरकार उस वक्त की इमेज दे चुकी है जब अटैक किया गया था। अब पाकिस्तान ने जो इमेज दी है वो है आदमपुर एयरबेस की। उसने, पाकिस्तान ने जो दावा किया था, उसने कहा था कि आदमपुर एयरबेस पर एक सुखोई 30 MKI को नुकसान पहुंचाया है। अब जब एनालिसिस किया गया तो क्या किया, दरअसल में पाकिस्तान ने लड़ाई से 2 महीने पहले मार्च 2025 में ली गई एक सैटेलाइट तस्वीर शेयर की जिसमें MiG-29 का रखरखाव का कार्य चल रहा है, और इंजन टेस्ट पैड के पास दिखाई देने वाली कालिख जो अमूमन आम बात है उसी को उसने नुकसान बताया। और सिमोन ने साफ कर दिया कि आदमपुर एयरबेस बिल्कुल साफ है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पर सुखोई के साथ आपको दिखा कि वो किस तरह से वहां मतलब अलग तरह से दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक्सपर्ट्स जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं उसकी एग्रीमेंट है। इसके अलावा जो दूसरा
दूसरा दावा था कि एक अन्य तस्वीर में पाकिस्तान ने भुज के S-400 रडार प्रणाली को तबाह करने की बात की थी। उसके साथ फिर उसने एक इमेज दी थी। उस इमेज को जो बताया, जब चेक किया गया तो पता चला कि ये इमेज 24 फरवरी 2025 की है, यानी और उससे भी पहले की जो दूसरी इमेज थी। एक सैन्य बेस के एप्रन पर काले धब्बे दिखाए गए हैं। यह रखरखाव यार्ड के तेल के धब्बे हैं। ये तस्वीर भारत पाक संघर्ष से पहले की है और पाक ने नलिया एयर बेस की भी तस्वीर प्रसारित की थी, जिसमें बमबारी के हमले का संकेत दिखाया गया था। बेसिकली ये एक ओवरहेड बादल की छाया भर थी, किसी हमले का प्रतीक नहीं थी। पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट पर नुकसान दिखाते हुए एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें रनवे और एप्रन क्षेत्र में काले धब्बे हैं। इसको डिजिटली एडिट किया गया था, किसी तरह के विस्फोट या तबाही के निशान नहीं है। एक और जो उसने तस्वीर दी थी श्रीनगर एयरपोर्ट पर नागरिक एप्रन की, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पूरी तरह साफ है। अगर हम देखें कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत के इक्वल हैं, जबकि भारत इस पूरी तरह से तमाम तरह से साबित करने की कोशिश किया है। भारत ने और तमाम मंचों पर यह बताया भी है कि आप आतंकवादी और आतंकवाद से पीड़ित लोगों को एक साथ नहीं रख सकते। उसी तरह से एक देश जो अपनी एक स्वतंत्र माफ कीजिएगा विदेश नीति पर चलता है और एक देश जो पूरी दुनिया में भाड़े के आतंकियों का निर्यात करता है, उसको आप बराबर नहीं रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा झूठ उसने कितने बोले हैं, ये तो मैंने आपको वो बताए। उससे पहले पाकिस्तान ने ये भी बताया था कि नागरिक हताहतों का झूठा दावा किया था। पाकिस्तान का दावा था कि भारतीय कार्रवाई में 26 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए, लेकिन यह साफ तौर पर भारत ने जब बाकायदा इमेजेस जारी की, सैटेलाइट इमेजेस जारी की, तो पाकिस्तान उन 26 नागरिकों के मारे जाने का कोई सबूत पूरी दुनिया को नहीं दे पाया। उसके बाद उसने भारतीय हमलों को उनका लक्ष्य गलत बताया था। उसने कहा था कि भाई साहब उन्होंने नागरिक क्षेत्रों, भारत ने उसका भी खंडन किया गया था। भारत ने साफ तौर पर तस्वीरें जारी की, खुफिया जानकारियां दी, जिसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा के 9 आतंकी जो ठिकाने थे उन पर, 4 पाकिस्तान में, 5 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अटैक किए थे, उनके फोटो के तक जारी किए। उसने कहा पाकिस्तान ने कि मस्जिदों को निशाना बनाया गया, जबकि भारतीय सुरक्षा बलों ने साफ तौर पर कहा था कि ऐसा नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा झूठ था, आपको मालूम होगा कि भारत ने खुद अपने शहरों पर, यानी अमृतसर पर, याद होगा कि हमले कराए थे। ये झूठ भी पूरी तरह साफ हुआ था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसको पागलपन से भरा हुआ कहा था। तो ये जो पाकिस्तान है, इसकी तमाम झूठ की पोल लगातार खुलती जा रही है। वो कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से इस झूठ को सच के तौर पर साबित कर सके। मुझे लगता है कि उसको गोएबल्स के विचार ने ज्यादा प्रभावित कर रखा है, जबकि वो ये समझना भूल चुका कि अब वो दौर जा चुका। लोग चाहें तो आसानी से उन दावों का जांच कर सकते हैं जो कर रहा है कोई झूठा आदमी अपने दावों को सच बताते हुए। उसी तरह से डैमियन सिमोन ने इसकी पूरी पोल खोल दी है। अमेरिका के साथ मैं एक छोटी सी कहानी लाइव पर सुना रहा था कि अमेरिका खुद ही ये तमाम चीज़ें कर रहा है, अमेरिका ये सब दिखा भी रहा है, तो इस पर बहुत सारे लोगों को सवाल होता है। तो लेकिन मैं चूंकि आज पाकिस्तान से एक दूसरी खबर, मुझे लगता है इसी विश्लेषण के साथ की खबर थी कि पाकिस्तान दुनिया को ये झूठ ही नहीं सप्लाई कर रहा, पाकिस्तान दुनिया को झूठ सप्लाई करने के साथ साथ चीन को गधे भी सप्लाई कर रहा है। अभी आप इसको इससे मत मानिए कि मैं किसी को डेरोगेटरी यानी पाकिस्तानियों को गधे कह रहा हूं, नहीं, मैं असली गधों की बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तीसरी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, जहां गधों पर आधारित अभी भी लोगों की बहुत बड़ी आबादी, यानी पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है। अगर हम इसको देखते हैं, जो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं उनमें इथोपिया और सूडान, ये 2 अफ्रीकी घोर गरीब देश हैं। उनके बाद पाकिस्तान में 60 लाख लोग गधों से होने वाली दैनिक आय से अपनी जिंदगी चला रहे थे, लेकिन अभी दिक्कत आ गई। आप सोचेंगे गधों की कहानी, क्योंकि अभी एक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस समय जो चर्चा का विषय है कि पाकिस्तान में गधों की कीमत इतनी ऊपर कैसे चली गई। एक केस स्टडी के साथ पाकिस्तान में शुरू हुआ कि अब्दुल रशीद करके एक गधे के सहारे जो सामान बोझा ढोता था, वो अपनी जिंदगी चला रहा था।
अचानक उसका गधा, जिसका नाम उसने टाइगर रखा था, ये बहुत अच्छा नाम पाकिस्तान में रखा जा सकता है कि गधों के ऊपर गधों की खाल रंगने की कहानी भारत में बहुत सुनी जाती है, तो उसने पूरा नाम ही रख के पाकिस्तानी ने ये सोचा कि ये टाइगर होगा, हालांकि उस पर काम गधे का ही चल रहा था, तो वो उसकी मौत हो गई। जब वो बाजार में पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस गधे को उसने 5 साल पहले 30,000 में खरीदा था, आज उस जैसा ही गधा 2 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपयों से नीचे नहीं आ रहा है। और फिर उसने अलग अलग शहरों में जाके मार्केट देखने की कोशिश की कि साहब यहाँ शायद सस्ता होगा, वहाँ सखर में महंगा हो गया होगा तो यहाँ लाहौर में सस्ता होगा। और जब वो पूरे देश में तमाम गधों की कीमतें चेक करता पता चला, क्योंकि ये पूरे गधे जो हैं अब 2 लाख के बिक रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के आदमी से ज़्यादा पाकिस्तान के गधों की कीमत हो गई है। अब उसने तमाम चीज़ें जब पता चली तो पता चला कि चीन जो है, जो पहले याद होगा आपको, पाकिस्तान से चीन में लड़कियों की तस्करी हो रही थी, ऐसे बहुत सारे ग्रुप सामने आए थे और पाकिस्तान सरकार ने कार्रवाई की थी। चाइना में उसमें उसके साथ रिपोर्ट भी दर्ज की थी, चाइना के साथ उसने बैठ के इस पर बात भी की थी, जिसमें कि जो पाकिस्तान से लड़कियों को इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जाता था और उनको वहाँ यौन अपराध हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता था, उनके साथ ज़बरदस्ती मैरिज की जाती थी और उनको और कई सारे जो आपराधिक कृत्य हैं उनमें शामिल किया जाता था। लेकिन अब जब गधों की बात आई तस्करी की, तो पता चला पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा गधे अब चीन भेजे जा रहे हैं। चीन पूरी दुनिया से गधों का आयात करता है, क्योंकि चीन में गधों से एक स्पेशल दवाइयाँ बनती। चीन के अंदर ये बहुत ही अजीब सी बात है कि वहाँ तमाम समृद्धि बढ़ने के बावजूद आज भी जो पुरानी उनकी जो पद्धतियाँ हैं दवाइयों की, उनका वो लोग आज भी बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो चीन सरकार ने इलीगल करार क्यों ना दी हो। ये तो खैर इलीगल नहीं है, लेकिन बहुत सारे, जैसे आप टाइगर के, उससे वो लोग टाइगर्स की जो शिकार हिंदुस्तान में होता है या दुनिया में, उसका सबसे ज़्यादा कारण ये है कि चीन में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बिकती है। चीन या फिर चीन से जो आप इधर की तरफ थाईलैंड, बैंक और इधर मलेशिया या तमाम जगह, ये वहाँ जहाँ भी चीनी संस्कृति का अभी प्रभाव दिखता है, वहाँ ये माना जाता है कि टाइगर के जो अलग अलग अंगों से जो दवाइयाँ बनती है उनसे यौन शक्ति बढ़ती है या उम्र बढ़ती है। तो गधों की दवाई का भी, गधों की खाल से बनने वाली और उनके अंगों से बनने वाली दवाइयों की कीमत चाइना में बहुत हो गई है। लिहाजा उन्होंने पूरी दुनिया से गधे मंगाने की कोशिश की। पाकिस्तान पर निर्यात करने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ आतंकवाद ही एक वस्तु है जो तमाम दुनिया में आतंकी निर्यात करता था। अब उस पर थोड़ा रोक लग गई तो पाकिस्तान को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या निर्यात करे, तो लिहाजा उसने सबसे ज़्यादा गधे चीन को भेजने शुरू कर दिए। परंपरागत दवाइयों में इन गधों के अंगों का इस्तेमाल होता है और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी गधे चीन भेजे गए हैं। यहाँ तक कि तंगहाल पाकिस्तान में गधों का व्यापार विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा धंधा बन गया है। और इसमें चूंकि एथोपिया और सूडान का मैंने बताया कि उसके बाद चीन में बढ़ती हुई संपन्नता ने वहाँ की परंपरागत दवा इजियाओ जो दवा है उसकी खपत बढ़ा दी है। उसमें गधे, ऐसी एक और दवा है जिसमें गधे की खाल का इस्तेमाल होता है। इजियाओ में अंदरूनी अंग भी इस्तेमाल होते हैं, खाल में एक और दवाई है उसमें खाल का इस्तेमाल होता है, उसमें लपेटा जाता है, वो कुछ इस तरह की चीज़ें, उसके बारे में अगर आप नेट पे देखेंगे तो पता चलेगा। तो अब चीन में दुनिया भर से गधे मंगवाए जा रहे हैं, चूँकि संपन्नता बढ़ गई है, लोग अपनी पुरानी चीज़ों की तरफ जाकर देखना चाहते हैं और पाकिस्तान से आने वाले गधे चीन के उसमें सबसे सस्ते साबित होते हैं। लिहाजा चीन ने अब सबसे ज़्यादा गधे पाकिस्तान से मंगाने शुरू कर दिए। ये एक देश का आप सोचिए कि किस तरह का दुर्भाग्य होगा कि उसके पास निर्यात करने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ गधे हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और खबर जो मुझे लगता है जिस पर विश्लेषण में करना चाह रहा था वो मणिपुर है। मणिपुर एक ऐसी घटना है जिसने इस सरकार को पिछले 2 सालों से लगातार बैकफुट पे रखा हुआ है। विपक्ष बढ़ चढ़ के हमले करता है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जब भी देश से बाहर कहीं निकलना चाहते हैं तो विपक्ष का सबसे पहला हमला होता है कि मणिपुर क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा राहुल गांधी एक बार मणिपुर जा चुके और विपक्ष के कई नेताओं ने अलग अलग तरीके से इस मणिपुर का इस्तेमाल
सरकार के खिलाफ किया है। लेकिन ये एक ऐसी घटना है, जब हम लोग इस पर देखते हैं कि बाकी तमाम सूचनाएं भी आप देखते होंगे कम आती हैं, जबकि ये एक ऐसी घटना है, मणिपुर का मसला कोई आज का मसला नहीं, ये लगातार दशकों से चल रहा हुआ मसला है, जो तमाम सरकारों के सामने आया और किसी ने भी उस पर कोई एक लंबा सीधा एक्शन लेने की कोशिश नहीं की। तो ये सारी, जब कहते हैं कि कोई छोटी बीमारी अगर उसका इलाज नहीं किया जाता तो वो बढ़ते बढ़ते नासूर बन जाती है। तो मणिपुर की समस्या, अलगाववाद की वो समस्या, जो फिर अब जातीय तनाव में बदल गई, और ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। जब हम लोग बात करते हैं मणिपुर पे, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि कहीं मणिपुर का कोई समुदाय का कोई हिस्सा इस बात का बुरा ना मान जाए। वहाँ जिस तरह की जातीय एफिनिटी है, वो एक पूरा दूसरे देश जैसी फीलिंग करती है अगर कोई जाति दूसरे हिस्से में चली जाती है, दूसरी जाति के प्रभुत्व वाले हिस्से में। तो इस पर आज मुझे लगा कि मणिपुर पर हम लोगों को बात करनी चाहिए, थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि आखिर वहाँ इतिहास क्या कहता है। अगर हम अभी की बात करें क्यों वापस, तो मणिपुर में अभी सरकार बनने की स्थिति आ रही थी। बहुत सारे विधायक, आपने देखा 30 से ज़्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने ये कोशिश की थी कि अब जो बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद जिस प्रेसिडेंट रूल लगा था, वो कोशिश कर रहे थे कि अब वापस नॉर्मल राजनीतिक व्यवस्था यानी सरकार की वापसी हो और आम आदमियों को ठंडा रखा जा सके, जिस तरह से पिछले 2 साल से कुकी और मैतेई के बीच में झगड़ा चल रहा है। हुआ क्या है कि शनिवार की रात में, चूंकि सीबीआई अब 2023 की हिंसा की जांच कर रही है, अलग अलग केसेस में वो हिंसा जांच कर रही है। थाने लूटे गए थे, हथियार, अत्याधुनिक हथियार, वहां इतने ज्यादा हथियार हैं कि ये समझ में नहीं आता कि वहां कैसे किसी की सप्लाई। तो आपको मालूम है म्यांमार बॉर्डर लगा हुआ है, चाइना माफ कीजिएगा, चीन जिस तरह भारत को डिस्टेबल करना चाहता है, डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो अलग अलग किस्म के इस तरह के बॉर्डर्स का इस्तेमाल करता है। म्यांमार में आपको पता है विद्रोह चल रहा है, तो लिहाजा वहाँ कोई सेंट्रल कमांड नहीं है जिसके साथ भारत बात कर सके। मिलिट्री जुंटा और उसके खिलाफ लड़ रहे विद्रोही, उनके अलग अलग सारे जो प्रभाव क्षेत्र हैं, तो भारत एक तरह से वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने की स्थिति में नहीं, तो लिहाजा वो सिर्फ मणिपुर के अंदर उस चीज़ों को हैंडल करना चाहता है, सेंसिटिव। तो जो सीबीआई जांच कर रही थी, उसने कोशिश की कि वो जो है इसके नेता को अरेस्ट कर सके जिसने हिंसा में हिस्सा लिया था। तो सीबीआई ने इस हिंसा में एक जो वहाँ संगठन है, जो मैतेई संगठन है, अरम्बाई टेंगोल, इसके नेता कानन सिंह को उस हिंसा में अरेस्ट किया शनिवार की रात। लेकिन जैसे ही ये अरेस्ट की खबर आई तो हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इम्फाल पूर्वी जिले के खुरई लामलोंग में एक बस फूंक दी गई, फिर ताड़फोड़ आगजनी शुरू हो गई। फिर हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने इम्फाल घाटी के 5 जिलों में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी। 2 जिलों में कर्फ्यू शुरू हो गया है और जो कि इम्फाल पूर्व और विष्णुपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है। और अभी तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प की खबरें अलग अलग जगह से, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों को राजभवन के सामने 200 मीटर दूर कांगला गेट जिसको कहा जाता है, जो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही मणिपुर के इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं का गवाह है। और आपने वहां बहुत सारे प्रदर्शनों को, अगर आपको जरा सी भी पूर्वोत्तर के बारे में जरा सी जागरूकता है तो आपने देखा होगा उसी गेट के सामने कई बार महिलाओं ने अलग किस्म के प्रदर्शन किए। वही गेट है, तो वहां वो लोग राजभवन जाना चाह रहे थे, उन पर उन्होंने फिर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए गोलियां, मतलब आंसू गैस चलानी पड़ी। और इसके बाद चूंकि कहीं कानन सिंह को इम्फाल हवाई अड्डे के साथ न ले जाया जा सके, मैतेई संगठन के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने ज्यादातर पूरे इलाके में जो जहां से सड़कें थी उन सबको जाम कर दिया ताकि कोई वहां से बाहर ना ले जा सके, राज्य से बाहर ना ले जाए। आरम्बाई टेंगोल के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने ऊपर पेट्रोल भी डाला है। आरम्बाई टेंगोल ने पूरे 10 दिन तक का बंद का ऐलान कर दिया गया। और ये मैतेई संगठन है। बेसिकली आरम्बाई टेंगोल की जब शुरुआत हुई थी तो ये एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर शुरू हुआ और धीरे धीरे कट्टरवादी संगठन में बदलता चला गया। और अब ये उन 2 कट्टरवादी मैतेई संगठनों में से है जिन पर मई 2023 में मैतेई कुकी झड़पों में शामिल होने का आरोप है। दूसरा जो मैतेई संगठन है वो लिपुन है। तो और ये क्या था कि आज 25 विधायक जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं, उन्होंने राज्यपाल, चूंकि जो पूर्व होम सेक्रेटरी रहे हैं अजय कुमार भल्ला, उनसे बात भी की, हालात पर चर्चा भी की। अभी तक विधायकों को बताया गया वही कि अब तक 5 लोगों को हमने
गिरफ्तार किया, सरकार ने बताया। तो विधायकों ने कहा कि साहब इन 5 लोगों को रिहा किया जा सके, इस तरह की बात उन्होंने कही है। अगर अब हम लोग उस पर देखते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों, इसको देखने की ज़रूरत है कि ये पृष्ठभूमि क्या है। तो मुझे लगता है कि ये मणिपुर की जो घटनाएं हैं वो शुरू कहाँ से होती हैं, 2023 से शुरू होती है, जब हम लोग मणिपुर को एक हाई कोर्ट कहता है कि SC ST का उनको दर्जा दिया जा सके। ये चूंकि जो ये दर्जा है SC ST का, सिर्फ वहाँ ST का दर्जा सिर्फ वहाँ कुकीज़ को मिला हुआ था। जो मैतेई हैं वो घाटी में रहते हैं, यानी नीचे रहते हैं प्लेन्स में, और नागा और वो तमाम लोग वहाँ रहते हैं, तो ऊपर पहाड़ों में रहते हैं। जो ये तात्कालिक कारण है, जो मतलब मैं ये कहूँगा कि ये घटना कैसे शुरू हुई, चूंकि इस विश्लेषण में मैं चाहता हूँ आप तमाम लोगों को एक सिलसिलेवार बताया जा सके। ST विवाद 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि मैतेई समुदाय को ST का दर्जा दिया जाए। इससे जो कुकी है वो बुरी तरह डर गए। उनको डर हुआ कि घाटी का मैतेई समुदाय अब पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकेगा, इससे उसके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को चुनौती मिल जाएगी। लिहाजा 3 मई से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में हिंसक झड़पें शुरू हो गई। इसमें मरने वालों की संख्या मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियली इस तरह का कोई रिकॉर्ड जो है सरकार ने ऑफिशियली तब तक नहीं दिया था, और उसमें काफी हजारों के तौर पर वो लोग विस्थापित भी हुए। और उसके बाद आपको याद होगा 4 मई एक फोटो आती है जिसमें 2 महिलाओं को नग्न करके परेड होती है और उनके साथ सामूहिक बलात्कार की खबरें आती हैं। हिंसा बड़ी भारी तादाद में हुई, सेना और तमाम लोग। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है अगर हम घेरते हैं तो इसको देखते हैं। 1947 से 1970 का दौर जो है, 1949 में यानी 1949 में मणिपुर भारत में विलय होता है, और ब्रिटिश काल में पहाड़ी और घाटी का प्रशासन अलग अलग था। यानी उस समय इनर लाइन परमिट होता था, जो आप अगर कुछ साल पहले भी जाते, 10-15 साल 20 साल पहले की बातें हैं, तो इनर लाइन परमिट होता था कि आप जब पहाड़ी इलाकों में या कुछ हिस्सों में जाएंगे तो आपको इनर लाइन परमिट लेना होगा। और नागा जो पहाड़ी इलाके थे उनमें नागा और कुकी रहते थे, और नीचे मुख्यतः जो लोग हैं वो हैं मैतेई। इनके बीच में दोनों ने 1950 से 70 के दशक में स्वायत्तता की मांग शुरू कर दी थी, और 1980-90 के दौरान जो संगठन है वो शुरू कर दिया था, UNLF और PLA। मैतेई और कुकी के बीच में संगठन सक्रिय हुए, और शुरू में नागा के साथ संगठन, क्योंकि नागा एक ग्रेटर उसकी बात कर रहे थे उस वक्त, जो है कुकी और मैतेई एक साथ भी लड़े। लेकिन उसके बाद 1992 में नागा आतंकवादी संगठन जो NSCN है और कुकी मिलिशिया KNA, कुकी नेशनल आर्मी में भयंकर झड़पें हुई। नागा उग्रवादियों ने कुकी गांव पे हमले किए, 300 से ज्यादा गांव तबाह हुए और बहुत संख्या में लोग मारे हुए और विस्थापन हुआ। ये संघर्ष जमीन पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को था, लेकिन 1997 के बाद ये संघर्ष खत्म हुआ। अब कुकी और मैतेई रिश्तों में तनाव कैसे हुआ? जैसे जैसे ये उनका संघर्ष खत्म हुआ तो कुकी और मैतेई के बीच में पहाड़ी और घाटी के बीच की खाई बढ़ने लगी। पहाड़ी इलाकों में आबादी वृद्धि, अवैध मतलब कुकी जो है चिन जो लोग वहां से आ रहे थे म्यांमार से, उनकी वजह से कुकीज को उनको मैतेई को अपनी संख्या या बदलाव डेमोग्राफी में आने का हुआ। तो इसके बाद आपसी तनाव शुरू हुआ, और ये गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा था, यानी जो नशे की तस्करी का जो बड़ा हिस्सा था उसका, म्यांमार से आने वाली ड्रग का उसका था। और मैतेई समुदाय ने कहा कि ये लोग आउटसाइडर हैं, यानी कुकीज जो हैं यहाँ उन्होंने कब्जा किया है और वो नीचे घाटियों में भी कब्जा कर रहे हैं। इस पर एक विरोध शुरू हुआ, जबकि कुकी समुदाय ने कहा कि सरकारें जो हैं उनका पक्ष लेती हैं। और इसमें जो है ईसाई मिशनरियों का एक रोल माना जाता है, क्योंकि कुकी और नागा इलाकों में उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। इसके बाद एक सांस्कृतिक अलगाववाद शुरू हुआ। बहुत सारी रिपोर्टें, जैसे टारापोर्ट की है ब्लीडिंग मणिपुर, वहां नागा और कुकी इलाकों में चर्च, इस रिपोर्ट में बताया गया कि नागा और कुकी इलाकों में चर्च विदेशी एनजीओ की मौजूदगी ने कभी कभी समुदायों को अलग अलग पहचान मजबूत करने में मदद की, और जिससे ये जो है ये कहा जाएगा कि इससे बहुत जबरदस्त तरीके से एक संघर्ष शुरू हुआ। तो ये जो झगड़े हैं ये लगातार चल रहे हैं, और सरकार इसमें ये वहां इतनी सेंसिटिव है कि कुछ हिस्सों में जहां सरकार की ये मजबूरी है कि सरकार ने जो मैतेई बहुल इलाके हैं वहां मैतेई अधिकारियों की, और जो कुकी बहुल है वहां कुकी अधिकारियों की तैनाती की हुई है, क्योंकि आपस में भी इतना विश्वास नहीं है कि कोई अधिकारी अगर दूसरी तरफ जाता है, यहां तक कि पुलिस अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, उनको उठाकर भीड़ उन पर नुकसान पहुंचा रही है, तो वो एक बड़ी
मुझे लगता है कि इतनी सेंसिटिव है, ये सरकार जानती है कि ये कोई आज का नहीं, बहुत लंबे समय तक वहाँ 120 दिन 130 दिन इतने समय दम बम लगे हैं। एक और सवाल होता है कि क्या मैतेई को लेकर बहुत बार सवाल होता है कि क्या मैतेई समुदाय हिंदू समुदाय है, क्योंकि मणिपुर का मैतेई लास्ट फोर्ट ऑफ हिंदुज्म कहा जाता है। लेकिन मैतेई समुदाय वहाँ के साथ ऐतिहासिक तौर पर सनातन धर्म से है और उसके साथ जो है एक समाधानी, एक सनामाही धर्म भी है जो विशिष्ट वहाँ का लोक धर्म है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक और अपने पौराणिक दृष्टि से देखते हैं तो वो अर्जुन के साथ यानी महाभारत कालीन युद्ध के समय भी मणिपुर का जिक्र होता है। वहाँ की राजकुमारी से अर्जुन जब अज्ञातवास में होता है 13 वर्ष के जो वनवास में, जब वो कौरवों के साथ जो उनका समझौता हुआ था, उस दौरान वहाँ की राजकुमारी से शादी करता है। यानी ये रिश्ता शुरुआत से है कि वहाँ सनातन की वो पाई जाती है। लेकिन 17वीं शताब्दी में मणिपुर के राजा पम्बेहा जो जिन्होंने वैष्णव धर्म को राजधर्म बना दिया, यानी चैतन्य महागुरु का, इसीलिए आपने देखा होगा मणिपुरी नृत्य में भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा लीलाएं हैं, उनको लेकर वो कहा जाता है। और घाटी के धीरे धीरे घाटी पूरी तरह मैतेई जो है हिंदू रीति रिवाज, जन्म, विवाह, मृत्यु पूजा, मंदिर, त्योहार, रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, ये वहाँ है। तो वो लोग मैतेई समुदाय बहु मायने में हिंदू पहचान रखते हैं और बहुत मूलतः विशिष्ट जो उनकी पहचान है वो कृष्ण भक्ति की है। और ये बात हमेशा होती, क्या मैतेई ने किस तरह से विरोध शुरू हुआ था, तो 1960 से 80 के दशक में मैतेई के कुछ समूहों ने ये स्वतंत्र मणिपुर की या ग्रेटर साउथ एशियन एक आइडेंटिटी की मांग की थी। और यूएनएलएफ जो था, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो 1964 में बनाया गया था, पीएलए जो पीपल लिबरेशन आर्मी वो जो 1978 में बनाई गई थी, पीआरईपीए के पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ किंग पैलेंग जो है किंग पैक, ये जो 1977 में बना था। इन्होंने भारत सरकार से संघर्ष किया था और एक अलग आज़ादी और स्वायत्ता की मांग की थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो है आंदोलन तेज हुआ था, फिर धीरे धीरे वो खत्म होता चला गया और अब सिर्फ यूएनएलएफ जैसे संगठन है, लेकिन मैतेई समाज पूरी तरह भारत के संगठन और भारत के साथ रहता है। तो इसीलिए ये बात जो बहुत सारे लोगों के जहन में आती है कि क्या उन लोगों का क्या रुख रहता है और वहाँ क्या है, तो चूंकि ईसाई मिशनरीज और उनकी बातें कुकी और चीन के साथ है, वहाँ अलगाववाद की कुछ समस्याएं ज़रूर दिखती हैं और वो आपको मालूम है कि उसके कारण क्या हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला रहा, जिसने ये बार बार कहते रहे कि आखिरकार भारत सरकार बोल क्यों नहीं रही है, तो उसका कारण ये है कि ये लंबे समय से रुका हुआ एक फैसला है जिसको बहुत आसानी से हल नहीं किया जा सकता। 1980 में मणिपुर को डिस्टर्ब एरिया घोषित करके अफसा लागू किया गया था। 1990 में सैन्य ऑपरेशन चलाया गया था जिसको ऑपरेशन ऑल क्लियर कहा गया। 2000 के बाद RK मेघान जो यूएनएलएफ और पीएलए का जो नेता था, नेपाल और बांग्लादेश से उनको अरेस्ट करके लाया गया था। 2010 में मेघान ने गिरफ्तारी के बाद कहा था कि मैंने हथियार उठाया था, लेकिन मैं बातचीत के लिए तैयार हूं अगर भारत मणिपुर के इतिहास को माने। यानी एक लंबे समय से वहां चलता रहा है। अगर कोई पार्टी सिर्फ अपने हित के लिए, यानी मैं विपक्षों की बात कर रहा हूं, जो राजनीति के लिए मणिपुर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आग के साथ खेल रहे हैं और ये आग कहीं ना कहीं उनके समय में लगती रही है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जो इशू है वो ये है। इसके अलावा बिहार में टिकटों के बंटवारे के लिए शुरू हो चुका है। कल जिस तरह से मैं इस खबर को, चूंकि अब चुनाव की बात है और चुनाव अब वही बेसिकली इशू रह जाने वाला है पाकिस्तान के साथ, अब हमारी उस तरह की चर्चा मुझे लगता है कि अब खत्म हो चुकी। कोई युद्ध की अब आसपास कोई जल्दी कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं अगर जिस खबर को देख रहा हूं, जिस पर चर्चा की जा सकती है, वो खबर है लोकसभा चुनाव के फार्मूले पर सीटों का बंटवारा कर सकता है एनडीए। चूंकि एनडीए बहुत एक्टिव दिख रहा है, आप देखेंगे लगातार पीएम वहां जा रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं और चिराग पासवान ने एक तरह से अब वहां डेरा जमा लिया है। तो जो सीटों पर, हालांकि उस कल की सभा में जिस तरह चिराग पासवान ने कहा कि वो पूरी 243 सीटों पर लड़ेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे, ये बात सिर्फ एक राजनीतिक अपना जो एक पक्ष रखने की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खींचने की होती है, उससे ज़्यादा इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जो फॉर्मूला है वो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता दल यू के हिस्से में 200 सीटें आएंगी, 3 सहयोगियों को 43 सीटें मिलेंगी, जिसमें से बड़ा हिस्सा चिराग पासवान को। लेकिन चिराग
चिराग पासवान अब अपनी भूमिका बड़ी करना चाहते हैं। तो इसीलिए उसमें फॉर्मूला ये बनाया गया है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 17 सीटों पर जनता दल यू और 16 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटें और हम आरएलएम ने 1-1 सीटों पर लड़ा था। इस तरह से विधानसभा की 1 सीट पर 6 सीटें बैठती हैं, लोकसभा की 1 सीटों पर। ऐसे में भाजपा और जदयू को मिला के 200 सीटें बनती हैं, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के 30 और अन्य 2 सहयोगों के हिस्से में 12 सीटें आती हैं। और उन्होंने ये एक तरह से मोटे तौर पर मान लिया गया कि भले ही स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं अफवाहें वो सब चलती रहें, लेकिन जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती जो एनडीए के सामने होगी वो चिराग पासवान को मनाने की होगी कि उनको कैसे मनाया जा सकता है, क्योंकि मांझी खुद 30 सीट मान गए, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी लोकसभा में जीती गई सीटें और लड़ी गई सीटों के आधार पर मान रही है। क्योंकि जहां उन्होंने 12-12 सीटें जीती थी भाजपा और जनता दल यू ने 16 और 17 पे लड़के, वहां लोक जनशक्ति ने 5 की 5 सीटों पर 6 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारा 8 सीटों के हिसाब से बैठता है, मैंने अपने हिस्से की 5 सीटें जीती, इसीलिए वो ज्यादा वो चाहते हैं। इसमें एनडीए में पेंच फंस रहा है तो उपेंद्र कुशवाहा का नुकसान हो रहा है। लोकसभा में वो अपनी अकेली सीट भी गंवा बैठे थे, तो उनका कहना था कि अधिकतम, मतलब भाजपा के जो सूत्र हैं उनका कहना यह है कि मैक्सिमम हम लोग इनको 4 सीट दे सकते हैं। और इसी बात को लेकर वो थोड़ा सा ये हो सकता है कि आखिरी समय में उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर जाने की कोशिश करें, क्योंकि अपने नेताओं को, काफी लोगों को सीटों का उन्होंने वो कह रखा है। उधर विधानसभा में एआईएमआईएम ने जो है पिछले विधानसभा में जिस तरह से नुकसान पहुंचाया था इंडी गठबंधन को, तो और उसको ये कहा गया था कि वो बीजेपी की बी टीम है। इस बार ओवैसी ने पहले से ही अपना दांव खेला है और उसने कहा है कि हम इंडी गठबंधन के साथ रहेंगे बशर्ते वो हमको सम्मानजनक सीटें दें। तो ये सम्मानजनक सीटें क्या हो सकती हैं, ये तो आपको मालूम है कि हर राजनीति में हर आदमी की सम्मानजनक सीटों का जो आंकड़ा होता है वो दूसरे की सम्मानजनक सीटों से टकराता है। तो जो बिहार में चुनाव का वो शुरू हो गया है, हम लोग कल शुभांशु जो है कल अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे, लखनऊ के रहने वाले हैं, तो मुझे लगता है मिशन का हिस्सा बनना बहुत सौभाग्यशाली है। उनके शब्द हैं, भारत के लिए एक और बड़ी कामयाबी। कल एक और बड़ी रैली होगी, आपको मालूम है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में होंगे सुहेल देव बलिदान दिवस के तौर पर, उनकी विजय दिवस के तौर पर, जिस दिन गाजी सैयद सलार मसूद को युद्ध भूमि में मौत के घाट उतारा था महान राजा सुहेल देव ने। तो उनकी याद में एक बड़ी घटना है। हालांकि उस दौरान वहां कुछ विस्फोटक पकड़ा गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसके साथ नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो योगी आदित्यनाथ की यात्रा से पहले इतना बड़ा मात्रा में विस्फोटक पकड़ा जाना, लेकिन वो तेल कंपनी का जो वहाँ तेल की खोज के लिए अलग अलग कुओं में उसका इस्तेमाल होना था, जो वो है, तो उस पर बहुत गंभीरता से नहीं कहा जा सकता कि उससे बहुत नुकसान होने की कोई गुंजाइश थी। एक अतीक की कुर्क संपत्तियों पर जो है कब्जा करने की कोशिश थी, वो बड़ी कब्जा करने की कोशिश थी, उसको रोका गया है। एक और बड़ी मुझे लगता है कि बात है कि अब 10 जुलाई से कांवड़ की यात्रा शुरू होनी है। तो कांवड़ यात्रा के लिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो तो हैं ही, उन पर ड्रोन से निगरानी होगी, उनको बहुत उसके साथ रखा जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल की घटनाओं के बाद आतंकी गतिविधियों को लेकर नोट है, यानी अलर्ट पर है एजेंसीज की इस तरह से कुछ हो सकता है। लेकिन वहाँ एक बड़ी घटना फिर वापस है। एक स्वामी यशवीर हैं जो मुजफ्फरनगर में एक आश्रम है वो चलाते हैं। उन्होंने कल बीजेपी लीडर्स के साथ लगातार एक लंबी बातचीत हुई और उसमें सब लोगों ने ये कहा कि इस पूरे रूट पर एक जो खाने का जिहाद चलता है, ये उनके शब्द हैं कि जो खाने का जिहाद है, कि जो हिंदू तीर्थ यात्री हैं, जो हिंदू कांवड़ यात्री हैं, वो जाते हैं तो किसी को थूक के खिला दिया जाए, किसी को जूटा खिला दिया जाए, किसी के खाद्य पदार्थ में अपशिष्ट मिला दिया जाए, या वेज में नॉन वेज का हिस्सा मिला दिया जाए। इस तरह उनका मानना है कि ये बेसिकली एक मुहिम के तौर पर चलता है, यानी साजिश के तौर पर चलता है। लिहाजा वो पिछली बार आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। ये बात समझ में नहीं आती, कई बातें अदालतें जो हैं किस धुन में जाती हैं, क्योंकि उस पूरे उसमें आप देखेंगे इस पूरे इलाके में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्के में नजर आती। अगर आप देखेंगे तो हेलमेट लगाने की बजाय मुस्लिम युवा टोपी लगाकर चले जाते हैं और वो अपनी पहचान को स्पष्ट करते हैं। मतलब आप ये कॉमन पहचान नहीं रखने की कोशिश करते, आप ज्यादातर देखेंगे वो अपनी पहचान को स्पष्टता तौर पर अपने पहनावे से या उससे जाहिर करने का
कोई भी मतलब वो हिचकते नहीं है। लेकिन जब कांवड़ की बात आती है तो उसमें बोर्ड पर नाम लिखने में दिक्कत होती है, और जबकि ये आसानी से, ये तो रूल है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है जो यूपी सरकार ने कोई लागू कर दी थी पिछली बार। हर एक आदमी अपने यहाँ के प्रोप्राइटर्स और उसको, चूंकि ये तो एक ट्रांसपेरेंसी है, जिसको खरीदना है जिसको खाना है वो तो खाएगा ही, क्योंकि आप अपनी पहचान को सिर्फ अपने पहनावे से ही जाहिर नहीं करना चाहते, आप बाकी तमाम चीजों से भी जाहिर करते हैं, अंतर कोशिश करते हैं। लेकिन जब इस तरह का मामला होता है जो बहुत सेंसिटिव मामला है, उस वक्त आप इस तरह के उस पर आ जाते हैं कि नहीं साहब, हम जो है ये जो है हमारे मौलिक अधिकारों पर हनन है और प्रशासन जो है हिंदू मुस्लिम अंतर कर रहा है। जबकि अगर आप अपने इस पूरे यात्रा के ट्रैक को गौर करेंगे, और कोई भी, मैं आप तमाम लोगों से जो भी हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि एक उनको टूर करना चाहिए। वो खुद इस बात से जो है वाबस्ता होंगे कि जब पूरे रास्ते पर वो जाते हैं तो क्या डिफरेंस दिखाई देता है। आप यहां से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाते हैं तो कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, क्योंकि ये फूड जो एक नॉर्म्स है। जैसे आज ही कोर्ट्स ने कहा है, एक मैं फैसला देख रहा था कि अगर आप नॉन वेज वो वेज खाना मंगाते हैं तो ऐसे रेस्टोरेंट से क्यों मंगाते हैं जो नॉनवेज भी बनाता है, तो आप वैसे क्यों नहीं। मतलब कोर्ट खुद, अगर आप देख रहे हैं, कंट्राडिक्टरी होता है कि आप ऐसी जगह से ना मंगाइए जो नॉनवेज भी बनाता है। क्योंकि जो वेज में नॉनवेज चला गया था, इस बात की शिकायत करके वो उपभोक्ता उसमें गया था, कोर्ट में गए थे, तो उसी के आधार पर कोर्ट ने कहा। लेकिन जब ये बात क्लियर वो तीर्थयात्री करना चाहते हैं जो कांवड़िए हैं कि साहब हमको ये पता होना चाहिए कि ये आदमी जो बेच रहा है ये कौन है, ये सिर्फ इतना, या बोर्डों पर लगा रहे, जरूरी नहीं वो सब लिखना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कौन काम करता है कौन नहीं करता, ताकि हम लोग, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी खाने में थूकने की घटनाएं हैं, जो तमाम आटे में थूक मिलाना, सब्जी में, जूस में थूकना, ये तमाम घटनाएं इधर वेस्टर्न यूपी के हिस्से में ज्यादा हो रही हैं। ये हिस्सा कोई वो नहीं है। तो इसीलिए कांवड़ियों की जब ये यात्रा है, इसी को लेकर ये तमाम चीजें अभी से चलनी शुरू हो गई कि दुकानदारों की उस पर पूरे नाम हो, उनके यहाँ कर्मचारियों की पूरी हो। तो ये एक, मुझे लगता है कि हम 10 जुलाई तक इस खबर को बड़ा होता हुआ देखेंगे। तो एक और बड़ी अच्छी खबर थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो बड़ा हो रहा है, अब इस पर बात करेंगे कभी। मंदिर, जलाशय और अंत्येष्टि स्थल किसी एक जाति के नहीं होने, वहाँ किसी भी सबको समान अधिकार होना चाहिए। ये मोहन भागवत जो आरएसएस संघ प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है। मुझे लगता है कि आप सनातन की बातें ज़रूर करते हैं, तमाम लोग जो हम लोग बात करते हैं वो भी सनातन की बातें करते हैं, लेकिन आप अपने अंदर गहराई से झाँक कर देखिए कि क्या आपने कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाया है जिसमें मंदिर में या मंदिर, जलाशय या शमशान में कहीं भेदभाव ना हो किसी के साथ जातिगत आधार पर। आप देखेंगे ये गांव में बहुत ज्यादा अभी भी, यहां तक कि दूल्हों को घोड़ी पर बैठकर ना जाने देना, हो सकता है वो कुछ ही लोग हों, लेकिन उनका विरोध उन्हीं के लोग नहीं करते हैं, तो ये हिस्सा बड़ा होता है। आप जब सनातन की बात करते हैं, आप इस बात पर लड़ते हैं कि हम एक आइडेंटिटी हैं, तो वो शो करनी होती है, और ये इशारा उसी तरफ है। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा तो इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बहुत अलग अलग बातों पर मुख्तलिफ विचार भी रखता हूं, लेकिन ये वो आइडिया है जो मुझे लगता है इस देश को आगे बढ़ के स्वीकार करना चाहिए। इस देश में कम से कम धर्म, जाति के आधार पर किसी तालाब, किसी मंदिर और किसी शमशान में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा बिल्कुल मत है। जो इस तरह के खिलाफ होता है, मुझे उससे कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि इस देश की सनातन परंपरा व्यक्ति में अंतर नहीं मानती। बल्कि मैं ये हैरान होता हूं कि आप सनातन परंपरा की बात करते हैं और भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की जिस तरह से चांडाल से दूर होने की कहानी है, भगवान शिव ने उनको जो लास्ट उपदेश, मतलब जो एक आखिरी शिक्षा थी, वो यही थी। आपको याद होगा कि आदि गुरु शंकराचार्य बाकी शिक्षा हासिल कर चुके थे वाराणसी में, लेकिन जाते वक्त वो अभी तक उनके दिमाग से शायद ये अंतर नहीं मिटा था, और वो जब जा रहे थे तो अचानक सामने चांडाल दिखाई देता है, तो वो कहते हैं कि आगे से हट। वो कहते हैं किसको कह रहा है? भगवान शिव कहते हैं, वो कहता है कि तुमको, मैं कौन हूं? वो पूछते हैं कि जाति से, शरीर से डरते हो, शरीर तो तुम खुद कहते हो कि आत्मा अजर अमर है, तमाम चीजें, तो उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सनातन धर्म ने इस ज्ञान को सहेज के नहीं रखा। सिर्फ जाति, हो सकता है आप सफाई के लिए बात कर सकते हो, लेकिन जाति आधार पर आप शमशान में न जाने दें, आप जलाशय इस्तेमाल, उनको साझा इस्तेमाल ना करने दें, और मंदिरों में न जाने दें, और आप फिर भी कहें कि आप सनातनी हैं, तो मुझे आपके वाक्य पर कोई यकीन नहीं है, और मुझे आपके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। क्योंकि सनातन तमाम व्यक्तियों के बीच में
एकता और समानता की बात करता है। यही हम लोग रोज़ बात करते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।